हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो एग्ज़ाम के डेट को ध्यान में रखते हुए हम फटाफट रिवीजन सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग शुरू कर दिए हैं। और आज हम शुरू करेंगे डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, यानी आरसीसी का डिज़ाइन वाला सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। समझिएगा, आरसीसी का डिज़ाइन, देखिए इस जो सीरीज़ है फटाफट रिवीजन सीरीज़ है, लेकिन आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको यदि आप फटाफट पढ़ेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आप आगे का 2 टॉपिक छोड़ देंगे तो पूरा आपको आरसीसी स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आएगा। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग फटाफट नहीं ख़त्म कर सकते, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलना पड़ेगा कि जो एग्ज़ाम में आता है उसको तो पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जो एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं, लेकिन उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो आगे का टॉपिक नहीं समझ आएगा। तो इसका नाम है फटाफट रिवीजन, लेकिन आरसीसी डिज़ाइन को हम थोड़ा सा डिटेल में ही लेकर चलेंगे, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि इसको हम मतलब कि कुछ चीज़ें स्किप करके नहीं चल सकते। सबसे पहले समझिए इस सब्जेक्ट के बारे में, समझिए कि इस सब्जेक्ट को हम बहुत डिटेल में आरसीसी डिज़ाइन हम बहुत सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। एक एक टॉपिक को एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ 0 लेवल से पढ़ाएंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ ना आए, लेकिन आपको वीडियो में बने रहना है। क्या करना है कि वीडियो देखना है, और देखिए लाइक सब्सक्राइब की बातें हम नहीं करते हैं। देखिए हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम आते हैं अपना पढ़ाते हैं और निकल लेते हैं। लेकिन चूंकि हम शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो कुछ आपको बता दें कि कैसे कैसे हम लेकर चलेंगे, आपको करना क्या पड़ेगा। एक बात हम बता देंगे कि यदि आप आरसीसी में लापरवाही करेंगे तो बैक लगाएगा। आरसीसी बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। यदि हम फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक के सारे सब्जेक्ट को देखें और कंपेयर करें, तो उन सब में जो हार्ड सब्जेक्ट है वो आरसीसी डिज़ाइन होता है। बहुत ही हार्ड है, यदि आप डिटेल से पढ़ते हैं तब। और पास होना है आपको तो मत पढ़िए, वो तो सीरीज से पास हो जाएंगे, है ना। नॉलेज लीजिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आरसीसी, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, बस बने रहिएगा। करना है कि वीडियो देखना है, उसके बाद उसका रिवीजन करना है। नोट्स हम दे देंगे या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, हमको 5, 6 या 10 रुपये का नोट्स होगा। अब दिक्कत है कि नोट्स के लिए आप SMS करेंगे तो हम ज़्यादा व्हाट्सएप ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग दिन भर पढ़ाते ही रहते हैं, फिर नोट्स भेजने में हमको लेट लग जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, 10 रुपये के आसपास होगा। नहीं तब आप हमको SMS करेंगे तो हम आपको नोट्स भेजेंगे ही, डोंट वरी, ठीक है। और बाहर कुत्ते लड़ रहे हैं, आवाज़ आएगा हो सकता है। अब देखिएगा, बस आपको वीडियो देखना और उसको पढ़ देना है। अब हम शुरू कर रहे हैं क्या, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी क्या हम पढ़ेंगे, या फिर इसका इस सब्जेक्ट का नाम है आरसीसी डिज़ाइन, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या नाम है आपका, आरसीसी डिज़ाइन, यानी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का डिज़ाइन, या इसे कहीं कहीं आरसीटी भी कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीटी भी कहते हैं, ठीक है। यदि आपको एक एक चीज़ को डिटेल में देखना है तो हम वो लेक्चर अभी डाल रहे हैं। पिछले साल का जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाए थे, ऑफलाइन कोचिंग में हम रिकॉर्ड किए थे, उस वीडियो को भी अपलोड करते हैं। यदि आप चाहते हैं एकदम चीज़ों को डिटेल में पढ़ना, तो आप देख सकते हैं हम पीछे मतलब कि साथ साथ में पीछे का भी लेक्चर, जैसे कि आरसीसी डिज़ाइन को हम एकदम कंसेप्ट के साथ डिटेल में पढ़ा रहे हैं। जो ऑफलाइन में पढ़ा है वही वीडियो डाल रहे हैं। हमको लग रहा है 25-26 लेक्चर उसका हो गया होगा, ठीक है। तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी रिवीजन देखिए, यहाँ से भी आपको वही चीज़ मिलेगी जो वहाँ मिलेगा, ठीक है। समझिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस का। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस का। तो हम यहाँ ये बात नहीं करने वाले हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं। ये तो बच्चा जानता है ना, प्रतिबल बराबर क्या होता है। प्रतिबल बराबर, ये तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स में ही पढ़ लिए होंगे, फर्स्ट ईयर में, है ना। प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक बल क्या होता है आपका, आंतरिक बल अपान में क्या होता है आपका क्षेत्रफल, है ना। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। क्या पढ़ेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बल के तीव्रता के अनुसार। क्या पढ़ेंगे भाई, बल के तीव्रता के अनुसार, ठीक है। कि हाँ क्या पढ़ेंगे, बल के तीव्रता के अनुसार, ठीक है। बल के हम तीव्रता के अनुसार देखेंगे कि प्रतिबल कितने प्रकार का होता है, यानी अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। इसमें जो होता है 3 तरह का स्ट्रेस मिलता है। सबसे पहला आपको मिलेगा आपको अल्टीमेट स्ट्रेस।
क्या मिलेगा मेरे लाल? अल्टीमेट स्ट्रेस मिलता है। क्या मिलता है? अल्टीमेट स्ट्रेस। देखिए हिंदी लिखेंगे चरम प्रतिबल। अल्टीमेट स्ट्रेस का हिंदी क्या हो जाएगा आपका? चरम प्रतिबल। अब चरम प्रतिबल क्या लग रहा है? नाम में देखिए लिखा है चरम, यानी आखिरी सीमा तक। चरम मतलब एकदम अल्टीमेट कंडीशन हो गया। यानी कि जब किसी मेंबर पर फोर्स लगाते हैं, जैसे देखिए इस पर हम क्या लगाए? फोर्स लगाए। कितने न्यूटन का? एज्यूम करिए इस पर हम फोर्स लगाए 10 न्यूटन का। क्या टूटा? नहीं। लगाए 20 न्यूटन का, टूटा नहीं। लगाए 25 न्यूटन का, टूटा नहीं। लगाए 30 न्यूटन का, टूटा नहीं। अब 30 से थोड़ा भी अधिक लगाए, टूट गया। 30 से थोड़ा भी अधिक लगाए तो क्या हो गया? टूट गया। फोर्स कितने न्यूटन का लगाए? 30.1 लगा रहे हैं, टूट जा रहा है। तो 30 जब लगाए थे, टूटने से पहले हमको देखना है भाई मेंबर फेल ना हो। तो मेंबर फेल होने से पहले जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है वह कहलाता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या कहलाता है आपका? अल्टीमेट स्ट्रेस। यानी कि जब किसी मेंबर पर फोर्स लगाते हैं तो मेंबर फेल होने से जस्ट पहले जो स्ट्रेस उत्पन्न करता है उसे कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अल्टीमेट स्ट्रेस। यदि हम कंक्रीट के लिए देखें, फॉर कंक्रीट, किसके लिए देख रहे हैं भाई? हम कंक्रीट के लिए देख रहे हैं। तो अब देखते होंगे M20 या M50 देखते होंगे, M20 देखते होंगे, M25 देखेंगे, ऐसे ही चलते जाइए M30 देखेंगे। तो जो यहाँ M है वो क्या दर्शाता है? हमको समझना है कि जो यहाँ M है, M किसको दर्शा रहा है? थोड़ा कमेंट करिएगा, क्या मोबाइल हिल रहा है क्या? थोड़ा बताइएगा हमको, क्या मोबाइल हिल रहा है? ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फैन चलाना पड़ रहा है, ठीक है, नहीं तो रुक ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो क्या हिल रहा है? हमको ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है, या फिर ये तार हिल रहा है तो हिल रहा होगा। ठीक है, चलिए तार को उधर कर दिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा खोल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हम कह रहे हैं कि जो M दर्शाता है वो M क्या दर्शाता है? भाई मेरा नाम है तो अपना नाम हम लिख दिए हैं, है ना। M क्या दर्शा रहा है? मेरा नाम है तो हम क्या लिख दिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जो M है ना वो मिक्स को दर्शाता है। क्या है? मिक्स। यानी सीमेंट, बालू, गिट्टी का जो मिक्सर होता है वो क्या है? मिक्स है। ये जो 50 है, ये जो 20 है, ये जो 25 है, ये जो 30 है, इसे ही कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। यही जो है, यही क्या है आपका? अल्टीमेट स्ट्रेस है। हम कह देंगे M30 में बताइए M30 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? तो कहेंगे 30, यानी ये 30 न्यूटन पर mm² का लोड लेगा। यदि आप कंक्रीट का कास्टिंग किए हैं, यदि कंक्रीट का मेंबर है M30 का, यानी इस पे 30 न्यूटन पर mm² से थोड़ा भी अधिक लगाएंगे तो फेल करेगा। अब फेल का मतलब ये नहीं होता कि टूटेगा, हाँ, फेल मतलब ऐसा नहीं कि तोड़ ही देना है। मेंबर में क्रैक आ जाए, मेंबर बेंड हो जाए, तब भी हम कहेंगे वो फेल हो गया। फेल का मतलब टूटना नहीं है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, इसी को और नाम से जाते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। क्या कहेंगे? अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। इसका एक और नाम है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसका एक और क्या नाम है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। चीज़ें समझ आ रही? अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एक्चुअल में क्या होता है वो हम बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी। पहले हम स्ट्रेस खत्म कर लें। अब देखिए ये तो कंक्रीट के लिए हो गया, लेकिन हम फॉर स्टील के दिए देखें। फॉर स्टील देखें तो स्टील को कैसे डिनोट करते हैं? FI 250, FI 415, फिर FI 500, ऐसा होता है। किसको दिखाते हैं भाई? हम स्टील को दिखाते हैं। तो FI मतलब लोहा, अरे फेरस, है ना। तो FI क्या हो जाएगा आपका? फेरस हो जाएगा। FI क्या हो जाएगा आपका? फेरस हो जाएगा। फेरस का स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये जो 25 मतलब 250 है, ये 415 है, ये क्या है आपका? यहाँ क्या है भाई? 500 है, ठीक है। आजकल तो 550, 550D, 550 SD तक आ गया है। हम क्या कर रहे हैं? ये जो आजकल ऐसा देखेंगे FI 550 आ गया है, FI 550 मतलब 550D आ गया है, FI 550 SD आ गया है। अब D क्या है, SD क्या है, ये सब यहाँ नहीं, क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं है ना। तो ये रिवीजन सीरीज है, ये तो फालतू चीज़ को इग्नोर मारते हुए हम चलेंगे, ठीक है।
बाकी हम यहाँ सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा या किसी टॉपिक से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आगे कुछ नहीं आपको आएगा, ये सब एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, समझिएगा। एक क्या है भाई, इसे ही कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ये भी क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है। किसका अल्टीमेट स्ट्रेस है मेरा लाल? ये स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेस है। यानी कि हाँ चलिए बताएंगे। और इसे ही हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेस। इसे ही हम क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, जिसका हिंदी होता है पराभव प्रतिबल। जिसका हिंदी क्या होता है मेरे लाल? पराभव प्रतिबल। क्या होता है आपका? पराभव प्रतिबल होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। हम कह रहे हैं मेरे पास एक कंक्रीट है, ए भाई क्या है? कंक्रीट है, जो कि M20 का है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा? तो कहेंगे सर अल्टीमेट स्ट्रेस जो होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस वो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन एक किस में होगा? एक किस में होगा बताइए? तो एक किस में होगा? कंप्रेशन में होगा। एक किस में होगा? एक कंप्रेशन लोड वहन करेगा स्टील, सॉरी कंक्रीट है ना, ये कंक्रीट है, कंक्रीट कंप्रेशन लोड। यानी जब इस पर कंप्रेशन का लोड देंगे तो 20 से अधिक थोड़ा भी लोड लगाएंगे तो फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। हम कहते हैं FI 250, FI 250 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? तो आप कहेंगे सर अल्टीमेट स्ट्रेस जो FI 250 का है वो 250 है। वो कितना है आपका? 250 है। लेकिन ये जो 250 है ये टेंशन का है, यानी कि स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में भी कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। और कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन सा दिखा रहा है भाई? कंप्रेशन दिखा रहा है। कौन सा है? कंप्रेशन दिखा रहा है। ठीक है, चलिए भाई मिटाते हैं। दूसरा मेरा होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है, समझिएगा, दूसरा होता है डिजाइन स्ट्रेस। दूसरा क्या होता है आपका? डिजाइन स्ट्रेस होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? डिजाइन स्ट्रेस। अब देखिए डिजाइन स्ट्रेस के कई सारे नाम हैं। क्या होता है भाई? डिजाइन स्ट्रेस होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखेंगे? डिजाइन स्ट्रेस। इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है वर्किंग स्ट्रेस। इसी का एक और नाम है वर्किंग स्ट्रेस। इसी का एक और नाम है परमिसिबल स्ट्रेस। ऊपर तो नहीं जा रहा, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस है ना। क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस। यानी कि डिजाइन मतलब अभिकल्पन, अभिकल्पन, हमको डिजाइन ही तो पढ़ना है, प्रतिबल को से प्र लिख रहे हैं। वर्किंग मतलब कार्यकारी, वर्किंग मतलब कार्यकारी। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी WSM मेथड से पढ़ रहे हैं, और हम चीज़ें बता देंगे, आप बस वीडियो देखिए। परमिसिबल मतलब अनुज्ञेय, कितना परमिशन देना है, अनुज्ञेय प्रतिबल। अब देखिए, अब ये प्रतिबल पिक्चर में क्यों आया उसको समझिए। मान लेते हैं आप घर बना रहे हैं, घर में एक कॉलम बनाए, इमेजिन करिएगा, घर में क्या बनाए? कॉलम बनाए, घर में कॉलम बनाए, घर में बीम बनाए। सोचिएगा, सोचिए कितने का भाई? M20 का मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है भाई, आप लोग तो बहुत कुछ मानते ही हैं। M20 का कंक्रीट यूज़ किए हैं। कितने का कंक्रीट यूज़ किए भाई? M20 का। ठीक है, यानी कि ये अपने एक, या फिर ऐसा कर देते हैं, हाँ देखिएगा, एक घर है, घर का ही मान लेते हैं क्या है? कॉलम है। सिर्फ एक को लेते हैं ना, ज़्यादा समझ आएगा। एक क्या है भाई? कॉलम है। ठीक है, कितने का कॉलम भाई? देखिए एक कॉलम हो गया, कितने कंक्रीट का बना है? M20 कंक्रीट का बना है। कितने का? M20 का। जो इसका एरिया है, वैसे ले रहा है, एजम्पशन ले रहा है 10 मीटर स्क्वायर है, मान ले रहे हैं। एरिया क्या हो जाएगा भाई? 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या 10 mm स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉलम है भाई आपके घर के कॉलम है, और आपके घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, कॉलम होता है, बीम होता है, स्लेब होता है, मेंबर ही मेंबर है। अब बताइएगा, हम कहते हैं कि इसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? तो आप कहेंगे सर अल्टीमेट स्ट्रेस जो है, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? कितना है? तो कहेंगे सर प्रतिबल क्या होता है? बल गुणित क्षेत्रफल होता है। तो बल कितना लोड लेगा भाई? बल कितना भाई? 20 न्यूटन लेगा, तो 20 हो जाएगा। मतलब कि हम अल्टीमेट स्ट्रेस निकालना चाहें, मतलब हम ये निकालना चाहते हैं कि कितना फोर्स लेगा, हम फोर्स निकालना चाहते हैं, हम फोर्स निकालना चाहते हैं कि इस पर हम कितना फोर्स दे सकते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होता है? प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो प्रतिबल 20 हो जाएगा और क्षेत्रफल कितना है? 10।
यानी ये 200 न्यूटन का बल ले लेगा। चीज़ें समझ आ रही है भाई। हम M20 का कंक्रीट यूज किए, इसका जो एरिया था 10 mm² ले लिए, हम कहे कितना लोड लेगा, तो आप कहेंगे 200 न्यूटन लोड लेगा। लेकिन बताइएगा क्या फ्यूचर में आप कंफर्म है कि 200 न्यूटन से अधिक इस पे लोड नहीं आगे आएगा? अरे हो सकता है आप मतलब कि आप 2 मंजिला बनवाना चाहते थे, सोचे 2 मंजिला बनवाना चाहते थे कि एक मंजिल पे हम रहेंगे, दूसरे मंजिल किराएदारों को दे देंगे, और अब मतलब उस पर 20 मतलब कि ऐसा लोड दिए हैं कि 200 न्यूटन लग रहा है। इनकेस आपको 3 मंजिला बनाना पड़े तो क्या बन पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस है, इस पर थोड़ा सा भी अधिक लोड आएगा तो गिरेगा। भाई हम तो M20 लेकर डिजाइन कर दिए थे कि 200 देना है, 200 दे दिए। अब यदि भूकंप यदि आ गया तो भाई 200 से, क्योंकि जितना देना था 2 मंजिला 3 मंजिला बना दिए। हम कहे थे, हम इंजीनियर हम कहे थे भाई जो कॉलम है 200 न्यूटन का लोड लेगा, आप उस पर 200 न्यूटन लोड डिजाइन करके दे दिए। फ्यूचर में थोड़ा भी हो सकता है शादी विवाह में, अरे कभी ना कभी तो आपका शादी होगा ही, तो इस पर हो सकता है वही पार्टी करना पड़ जाए, तो थोड़ा सा भी लोड बढ़ेगा तो फेल करेगा। तो क्या हम इस पर मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस पे काम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस पे हम डिज़ाइन कर देंगे, 200 न्यूटन लोड दे देंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी रीजन से उस पर फोर्स बढ़ ही जाए, और फोर्स 200 से थोड़ा भी अधिक बढ़ेगा, क्योंकि 200 का लोड देना था दे दिए, थोड़ा भी अधिक बढ़ेगा तो मेंबर क्या होगा आपका? फेल होगा। मेंबर क्या होगा आपका? फेल होगा। इसलिए हम अल्टीमेट स्ट्रेस पे काम नहीं करते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस पे काम नहीं करते, हम किस पे काम करते हैं भाई? हम काम करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस, जिसकी देखिए इसका नाम ही है डिज़ाइन स्ट्रेस, जिस पे हम डिज़ाइन करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस जिस पे हम कार्य करेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस जितना हम परमिशन देंगे। अब समझिएगा, हम परमिशन दे रहे हैं, इसी की हम बात करेंगे। हम जानते तो थे 20 न्यूटन का लोड लेगा, 20 न्यूटन पर mm² ले लेगा, हम जानते थे 20 न्यूटन पर mm² लोड लेगा, लेकिन हम मान के चलेंगे कि ये 7 न्यूटन पर mm² लेगा। अभी हम बताएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि ये 7 न्यूटन पर mm² लोड लेगा। हम मानेंगे, हम कम मानेंगे। क्यों कम मानेंगे? अब समझिएगा, हम क्या मानेंगे कि ये 7 न्यूटन पर mm² का लोड ले रहा है। हम बता रहे हैं अभी आपको WSM हम पढ़ रहे हैं, ऊपर हेडिंग सबसे पहले डाल सकते हैं WSM मेथड। क्या डाल सकते हैं आप? WSM मेथड। मेरा कुकर सीटी दे रहा है, ठीक है। क्या है? WSM मेथड, ठीक है ना। WSM मेथड से हम पढ़ रहे हैं, शुरू में आप एकदम हेडिंग डाल सकते हैं। अब जैसे WSM मेथड खत्म होगा ना और लिमिट स्टेट मेथड हम पढ़ाएंगे, तब आपको अंतर समझ आ जाएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हम एक सिस्टम से अपने पढ़ाएंगे। बुक में कोई भी सिस्टम देगा, आपको परेशान नहीं होना है, बस हमसे मतलब पढ़ लीजिए आप। अब देखिएगा, हम मान रहे हैं कितना न्यूटन लोड ले रहा है? 7 न्यूटन पर mm²। अरे एरिया तो वही है। अब हम कहेंगे मेरे लाल बताइए एक कॉलम कितना फोर्स ले लेगा? तो आप कहेंगे सर फोर्स बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। 7 प्रतिबल है, 7 क्षेत्रफल 10। अब हम कहेंगे कि 70 न्यूटन का लोड लेगा, इस पर 70 न्यूटन डालिए। हम क्या कहेंगे? इस पर 70 न्यूटन लोड डालिए। अब 2 मंजिला बनाए, 70 न्यूटन आ गया इस पर लोड। अब हम काम नहीं करेंगे, 70 न्यूटन आ गया। लेकिन बताइएगा 70 न्यूटन हम मानेंगे कि 70 न्यूटन ही लेगा, हम 70 न्यूटन ही इसको देंगे। अब इन केस इस पर लोड बढ़ गया तो क्या ये फेल होगा? नहीं फेल होगा, क्योंकि मेरे लाल ये तो 200 न्यूटन लोड ले रहा था ना। यदि शुरू में ही 200 देंगे तो थोड़ा भी बढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। लेकिन अब हम मानेंगे कि ये 70 न्यूटन ही लेगा। अब हम मानेंगे कि ये 70 न्यूटन ही लेगा। अब यदि लोड का मान 70 से 80 हो जाए, इन केस किसी कारण से बढ़ जाए, तो क्या फेल होगा? नहीं। क्या 90 हो जाए तो फेल होगा? नहीं फेल होगा ना, ये तो 200 जाएगा। यानी 70 से थोड़ा अधिक हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। इसलिए हम काम अल्टीमेट स्ट्रेस पे ना करके हम किस स्ट्रेस पे करते हैं? डिज़ाइन स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस। आज के बाद इन दोनों का हो सकता है नाम हम न लें, तो इन दोनों से क्षमा हम मांग लेते हैं। हम बात करेंगे परमिसिबल, क्योंकि फीलिंग आता है ना, परमिशन लेना है हमको, ठीक है। वैसे लेते रहते हैं हम जानते हैं, मेरे बच्चे गधे हैं कुछ इसमें, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस पे हम काम करेंगे। अब परमिसिबल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं उसको समझिएगा।
WSM पढ़ रहे हैं, ऊपर सबसे डाल दें, जगह है यहाँ है क्या, डाल सकते हैं ऐसा लिख करके WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। WSM मतलब क्या होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, क्या हो जाएगा आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड होगा, ठीक है। अब जान दीजिएगा वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है या परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है। परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस देखिएगा, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपान में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि चरम प्रतिबल, यानी कि चरम प्रतिबल अपान में सुरक्षा गुणांक, अपान में सुरक्षा गुणांक क्या हो जाएगा सुरक्षा गुणांक। अब एक क्या आया देखिए, एक कुछ नहीं है, अपने तरफ से हम सुरक्षा गुणांक लिए हैं, ठीक है। सुरक्षा गुणांक भाई क्या होता है, देखिए सुरक्षा गुणांक, सुरक्षा गुणांक देखिए सुरक्षा गुणांक दो चीज के लिए, एक तो कंक्रीट के लिए कितना होता है, तो कंक्रीट के लिए होता है 3, जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और स्टील के लिए कितना होता है, स्टील के लिए होता है 1.78, ठीक है। अब कंक्रीट के लिए अधिक क्यों होता है, क्योंकि कंक्रीट पे बहुत सारे मतलब कंक्रीट पे जब हम काम करते हैं ना, चलिए वो हम बाद में बताएंगे। कंक्रीट हो गया, कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक 3 लेते हैं, स्टील के लिए कितना लेते हैं भाई 1.78, कितना लेते हैं 1.78। अब देखिएगा हम कह रहे हैं M15 है, देखिएगा यहाँ निकालना फॉर कंक्रीट, देखिए नोट्स में सारी चीज़ें लिखा है, परेशानी होने फॉर कंक्रीट भाई M15 है, बता दीजिए वर्किंग स्ट्रेस बताइए, या परमिसिबल स्ट्रेस हम PS लिख रहे हैं, परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा, अरे 15/3 क्योंकि कंक्रीट है ना, M मतलब कंक्रीट, मिक्स मतलब सीमेंट वालू गिट्टी का मिक्स, तो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन पर mm²। जो 15 ले रहा था हम उसको मानेंगे कि 5 ही ले रहा है, हम कह देंगे M20, तो M20 का परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, तो आप कहेंगे 20/3, यानी इसको हम लेते हैं 7, अरे 7 कोस आता है, इसको लेते हैं हम 7। चीज़ें समझ आ रही है भाई, ए ले रहा था 20, अभी लिए थे ना एग्जाम्पल में, तो लिए क्या 7, इन्हें हम मानेंगे 7 यार, इसी पर काम करेंगे। और ये 5 और 7 को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिग्मा CBC, क्या कहते हैं सिग्मा CBC। सिग्मा मतलब होता है, सिग्मा मतलब होता है स्ट्रेस, सिग्मा मतलब क्या होता है स्ट्रेस। एक काम करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हम एक स्ट्रेस का वीडियो डालेंगे, स्ट्रेस एक्चुअल में स्ट्रेस, ठीक है। हमें यहाँ स्ट्रेस देखिए, जो मतलब सिविल इंजीनियरिंग में जो जान है ना वो स्ट्रेस है। यदि आपको स्ट्रेस नहीं आता ना तो आप स्ट्रक्चर कोई पढ़ ही नहीं सकते, ना आप RCC पढ़ सकते, ना आप स्ट्रक्चर मैकेनिक्स ढंग से पढ़ सकते, ना आप मैकेनिक्स पढ़ सकते, ना ही आप स्टील डिजाइन पढ़ सकते। तो स्ट्रेस, सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को स्ट्रेस आना चाहिए। स्ट्रेस को हम खोल के रख देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे और कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल देंगे, लिख देंगे स्ट्रेस, उसको पर जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट हम करते हैं, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तब आपको समझ आएगा सिग्मा एक्चुअल में क्या है, क्योंकि स्ट्रेस को हम टाउ से भी दिखाते हैं, स्ट्रेस को हम सिग्मा से भी दिखाते हैं, तो दोनों में आपको फर्क समझ आएगा, ठीक है। तो देखिएगा सिग्मा क्या हो गया आपका, सिग्मा हो गया आपका स्ट्रेस, सिग्मा क्या हो गया स्ट्रेस, सी क्या हो गया कंक्रीट हो गया, बी क्या हो गया बेंडिंग हो गया, क्या हो गया बेंडिंग हो गया, और ए सी क्या हो गया भाई, ए सी हो गया कंप्रेशन हो गया। ए सी क्या होता है आपका कंप्रेशन, यानी ये जो है ना हम बताए थे ना कंक्रीट पे हमेशा कंप्रेशन देखना है, यानी कंप्रेशन के कारण देखिए सिग्मा CB को क्या कहते हैं, मतलब CBC को हम लिखेंगे CB, ठीक है, सिग्मा CBC को हम लिखेंगे CB, लास्ट वाले C को गायब करेंगे। वेट ए मिनट, चलिए शुरू करते हैं। मतलब कि अब
बुलेट है ना गर्म हो गया था, अब दमदार पढ़ाने वाले थे, लाइट ही कट गया 20 मिनट। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, है ना, हम पकड़ लेंगे फिर ले। हाँ तो क्या कह रहे थे, सिग्मा CBC क्या है, सिग्मा CBC को हम दिखाएंगे सिग्मा CB से। ठीक है तो CB क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब क्या हो गया, संपीड़न बल के कारण कंक्रीट में उत्पन्न नमन प्रतिबल। सिग्मा CB क्या है, संपीड़न बल के कारण कंक्रीट में उत्पन्न नमन प्रतिबल। ठीक है, अब संपीड़न बल मतलब देखिए मैक्सिमम बीम ऑफ स्लैब की बात करेंगे। देखिए जब इस पर लोड पड़ेगा तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, तब कंप्रेशन। ठीक है तो ऊपर के सिग्मा CB मिलेगा। तो संपीड़न बल के कारण कंक्रीट में उत्पन्न नमन प्रतिबल, इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है चलिए ये तो बात हो गई, ये तो कंक्रीट की बात हुई। भाई हम कहते हैं M30 का परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, तो M30 का परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 30/3 यानी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है अब हम बात करेंगे स्टील का, अब हम बात करेंगे किसका, स्टील का। ठीक है चलिए चरम को मिटाते हैं भाई, आ जाओ मिटाने वाले, चरम को मिटाते हैं। अब स्टील का क्या हो जाएगा, देखिए फॉर स्टील क्या होगा, FI 250 का, हम कहते हैं FI 250 का बताइए आप वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस। तो क्या करेंगे, कहेंगे सर अल्टीमेट स्ट्रेस अपान में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78, इसका मान आएगा, हम ले लेते हैं 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाँ हमको याद है, ठीक है कितना ले लिए, 140 ले लिए। फिर FI 415 का कितना लेंगे भाई, वर्किंग स्ट्रेस। तो कहेंगे सर अल्टीमेट स्ट्रेस अपान में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो क्या ले लिए 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए अब ये क्या है, ये सिग्मा क्या है, इसे कहते हैं सिग्मा ST। इसे क्या कहते हैं, सिग्मा ST। सिग्मा मतलब क्या हो गया भाई, स्ट्रेस। सिग्मा मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस। S मतलब स्टील और T मतलब टेंशन, यानी टेंसाइल फोर्स के कारण स्टील में उत्पन्न नमन प्रतिबल, इसमें बिग आएगा। ठीक है टेंशन बल के कारण, तनन बल के कारण स्टील में उत्पन्न नमन प्रतिबल। सिग्मा को हम नमन प्रतिबल से दिखाएंगे, वो वीडियो जो लिंक डालेंगे उसको देख लीजिएगा, है ना। तनन बल के कारण कंक्रीट स्टील में उत्पन्न नमन प्रतिबल। ठीक है तो ये था आपका क्या, हाँ ये क्या था आपका अल्टीमेट स्ट्रेस फैक्टर, ये क्या था आपका परमिसिबल स्ट्रेस। तो बताइए स्ट्रेस समझ आ गया क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस क्या शो करता है कि इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या दिखाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस दिखाता है कि कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, कि भाई मैक्सिमम में कितना सामर्थ्य लेगा। जबकि परमिसिबल स्ट्रेस दिखाता है कि हम उस पर परमिशन कितना दे सकते हैं, उससे अधिक परमिशन नहीं दे सकते। ठीक है ये दोनों में क्या था आपका बेसिक डिफरेंस, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर, क्योंकि पूरा RCC हम ही करने वाले हैं। सिग्मा CB, सिग्मा ST, सिग्मा CB, सिग्मा ST, पूरे RCC हम करेंगे। ठीक है लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका आगे हम बार बार यूज़ करेंगे। यदि आप लापरवाही से पढ़ेंगे, दिमाग इधर उधर रहेगा, फिर फंसेंगे तो मेरा दोष मत दीजिएगा। ठीक है अब हम पढ़ेंगे, यहाँ जगह है एक्चुअल स्ट्रेस। अब हम क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, एक्चुअल स्ट्रेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबल। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबल। अब देखिएगा हम डिजाइन किए थे जैसे कि M20 था, है ना, हम डिजाइन किए थे जैसे कि क्या था भाई, हम डिजाइन किए थे जैसे कि एक कॉलम का डिजाइन किए थे। हम कहे थे कि AM20 है, ये कितना लोड ले सकता है, तो आप कहे थे सर 200 लोड। तो ये तो अल्टीमेट था, चरम बल था, लेकिन हम डिजाइन कितना किए थे कि 70 न्यूटन, मतलब क्या था 70 न्यूटन परमिसिबल था कि हम 70 न्यूटन दे सकते हैं। अब इन केस 70 न्यूटन इस पर तभी आता जब 2 मंजिला बनता, इस पर 70 न्यूटन बल तभी मिलता जब ये 2 मंजिला बनता। लेकिन हो सकता है आप 1 मंजिला ही बनाए हो, जब 1 मंजिला बनाए हैं तो कम लोड आया, तो उस समय हो सकता है 50 न्यूटन ही फोर्स आ रहा हो, 50 न्यूटन ही उस पर बल लग रहा हो। भाई 2 मंजिला बनाते तो 70 आता, लेकिन आपने 1 मंजिला ही बनाया है तो उस समय 50 न्यूटन का लोड आ रहा है। तो किसी एक समय में मतलब उस प्रेजेंट टाइम में जितना स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है लोड के कारण, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबल।
हो सकता है आप 70 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, हो सकता है कि इस पर ज़्यादा लोड दे दिए तो 75 न्यूटन आ रहा हो। तो एक्चुअल स्ट्रेस मतलब उस समय उस मेंबर पर कितना स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, उसे कहते हैं हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस। क्या इसका यूज है? नहीं है, नहीं है, इसका यूज आपका नहीं है। वह एक्चुअल स्ट्रेस का यूज हम कहीं नहीं करते, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, अब हम पढ़ेंगे एजम्पशन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? एजम्पशन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे हम? एजम्पशन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। एजम्पशन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर। एजम्पशन मतलब होता है कि आरसीसी संरचना की मान्यताएं मतलब क्या हो गया भाई? माने हैं। मान्यताएं मतलब क्या हो गया? माने हैं। क्या माना जाता है कि जो नौकरी पा जाता है समाज में, यही तो मान्यताएं हैं। समाज में क्या मान्यताएं हैं कि जब नौकरी आप मिल जाएगा तो आप गलत बात भी बोलेंगे तो कहेंगे अरे यार ज़्यादा गिरा, सही है ना। इसीलिए तो नौकरी पाना है सरकारी, नहीं तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यदि आप सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे तो अरे यार पूरा एक ही बार खींच लेगा, क्या है, ज़्यादा भूखा है लग रहा है, ठीक है। मान्यता मतलब देखिए, मान्यता मतलब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमको मान्यता मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? मान्यताएं लानी पड़ती है, जिससे कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो, समझने में आसानी हो। एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं। देखिए जैसे कि हम आपको पहला एजम्पशन चूँकि इसको लास्ट में लिखना चाहिएगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए पहला एजम्पशन लिख रहे हैं। सभी तनन बल स्टील वहन करता है, स्टील वहन करता है। हम क्या कर रहे हैं कि जो सभी टेंसाइल फोर्स है वो कौन लेगा? स्टील लेगा। इसका मतलब क्या हो गया समझिएगा। जैसे एक बीम है, इस पर लोड डाले और इस पर लोड आया, एक क्या हो गया? बेंड हो गया। देखिएगा एक क्या कर दिया, हम इसको बेंड कर दिए। देखिए एक क्या हो गया आपका? बेंड हो गया। ऐसा हुआ। ऊपर क्या आया? ऊपर कंप्रेशन फोर्स आया। नीचे क्या आ गया आपका? टेंशन फोर्स। नीचे क्या आ गया आपका? टेंशन फोर्स। अब समझिएगा, जब टेंशन फोर्स नीचे है तो नीचे हम छड़ डालते हैं, क्योंकि छड़ टेंशन में मजबूत होता है। अब इसको भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। छड़ को हमेशा टेंसाइल जोन में ही डालते हैं, क्योंकि छड़ टेंशन फोर्स ज़्यादा लेता है, ठीक है। और जो ये तो आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे ना कि कंक्रीट क्या होता है। देखिए जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में मजबूत होता है, और जो स्टील होता है वो कंक्रीट के अपेक्षा टेंशन में क्या होता है, सॉरी ऐसा समझिए, जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में मजबूत होता है तथा टेंशन में कमज़ोर होता है। आप ऐसा सेंटेंस नहीं बोल सकते। कैसा बोलना है कि जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में मजबूत होता है, और कंक्रीट जब कंप्रेशन से तुलना करते हैं तो टेंशन में क्या होता है? कंप्रेशन के अपेक्षा कमज़ोर होता है। मतलब क्या हो गया कि इस जो कंक्रीट होता है ना, वो यदि कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में 100 न्यूटन का लोड वहन कर सकता है, तो टेंशन में कितना लोड वहन करेगा? 10 से 15%, 10% से लेकर के 15% टेंसाइल लोड लेगा ही लेगा। यानी हम कह सकते हैं ना कि जो कंक्रीट है टेंशन में कमज़ोर है, कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता है। बोला जाता है कि जो कंक्रीट होता है कंप्रेशन की अपेक्षा टेंशन में कमज़ोर होता है। जब इसे तुलना करते हैं तब, ऐसा थोड़ी है कंक्रीट लीजिए खींच के तोड़ दीजिए, क्या टेंशन फोर्स लगा कंक्रीट को तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन कंप्रेशन से जब तुलना करते हैं तब देखते हैं अरे ये तो बड़ी कमज़ोर है। अब देखिएगा ये क्या है? ये बीम है। अरे बीम में पूरा कंक्रीट है कि नहीं है? सर पूरा कंक्रीट है। बीम में क्या है भाई? पूरा कंक्रीट है। यदि स्लैब रहेगा स्लैब में भी पूरा कंक्रीट है। इसीलिए देखेंगे छड़ को हम निचले पोर्शन में ही लगाते हैं। छड़ को देखेंगे ना थोड़ा सा उठा करके नीचे पोर्शन में लगाया जाता है कि नीचे भाई कुछ कंक्रीट चला जाए जिससे छड़ का कोरोजन ना हो। हम क्या लिखे हैं?
हम ये मान्यता लिखे हैं कि सभी तनन बल स्टील वहन करता है तथा कंक्रीट को तनन बल से मुक्त मानते हैं। बताइएगा, नीचे का कुछ कंक्रीट रहेगा वो टेंशन फोर्स लेगा कि नहीं लेगा? लेगा भाई। नीचे का कुछ इस फोर्स जो है कंक्रीट वाला कुछ टेंशन फोर्स लेगा कि नहीं, कि पूरा स्टील ही लेगा? नहीं भाई, स्टील तो लेगा ही लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कंक्रीट भी फोर्स लेगा, कुछ न कुछ कंक्रीट भी टेंसाइल फोर्स लेगा। लेकिन स्टडी में आसानी के लिए हम कह दिए हैं कि जो स्टील है वो सारा का सारा टेंशन ले रहा है, कंक्रीट टेंशन नहीं ले रहा है। बाकी हमको नीचे कंक्रीट वाला काम नहीं करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात इसलिए हम बोल दिए कि बहुत कम लोड ले रहा है ना कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में, बहुत कम लोड को क्यों हम कैलकुलेट करें, ठीक है। बाकी मेरा मेंबर और सेफ होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स स्टील लेगा, कुछ ना कुछ फोर्स कंक्रीट लेगा। हम मान के चल रहे हैं कि नहीं ले रहा है, तो मेंबर और मजबूत होगा, कुछ ना कुछ तो लेगा ही, बाकी स्टील तो ले ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए कि स्टील बहुत कम फोर्स लेता है तो इग्नोर कर देते हैं, मतलब कंक्रीट टेंशन में कंक्रीट कम फोर्स लेता है तो हम मान लेते हैं कंक्रीट टेंशन फोर्स ले ही नहीं रहा है, ठीक है। और मेंबर भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एजम्पशन। अब एजम्पशन समझ आया कि एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है, और कैलकुलेशन में आसानी के लिए ऐसा मान लेते हैं। सभी तनन बल स्टील वहन करता है तथा कंक्रीट तथा सभी तनन बल स्टील वहन करता है तथा कंक्रीट को इससे क्या मानते हैं? फ्री मानते हैं। एक एजम्पशन है जो कि पहले लिखा जाता है, जो कि हम दूसरे में लिख रहे हैं क्योंकि इसको समझाना था। ये आप पढ़े होंगे बेंडिंग वाले, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के बेंडिंग वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? कि कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही रहती है। कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही रहती है। अर्थात न्यूट्रल एक्सिस यानी उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष से ऊपर तथा नीचे विकृति। अब देखिए, अच्छे से राइटिंग बना के लिखेंगे ना तो टाइम लग जाएगा, वैसे नोट्स में सारा मिल जाएगा, ठीक है। उदासीन अक्ष से ऊपर तथा नीचे विकृति उदासीन अक्ष से दूरी के समानुपाती होता है। ये सबसे बड़ा था, दूरी के समानुपाती होता है, ठीक है। देखिएगा, मतलब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बीम है, एक क्या है भाई? एक बीम है, एक क्या है? बीम है, ठीक है। इस बीम का एक क्रॉस सेक्शन है, इस बीम का क्या है? क्रॉस सेक्शन है। जब इस पर लोड डालेंगे ना तो ये बेंड होगा, जैसे समझिएगा, यही है बीम का क्रॉस सेक्शन। ए वाला क्या है ना? ए वाला क्या है? बीम का क्रॉस सेक्शन है। ए क्या है भाई? बीम का क्रॉस सेक्शन। देखिए, अभी समतल, अभी प्लेन है कि नहीं है? जी सर, प्लेन है। जब इसको बेंड करेंगे, हो जा भाई, जब इसको बेंड करेंगे तो देखिए, यदि इसको बेंड कर दिए, देखिए बेंड करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे ना, है ना? ये आरसीसी का ही है, सॉरी आरसीसी का रहा है, एसएससीजेई का बुक है, प्रीवियस ईयर। अब क्या है, देखिए इसको जब बेंड करेंगे, देखिए बेंड ऐसे ही होगा। अब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो कैसे मिलेगा समझिएगा। जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये बेंड होने के बाद ऐसा होगा, देखिएगा ये बेंड होगा, उसके बाद ऐसा होगा, मतलब कि ऐसा, मतलब बहुत सारे इसमें वो लेयर है ना, बहुत सारे लेयर हैं, ऐसा बेंड हुआ रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, समझ पा रहे होंगे ऐसा। लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे। अरे समझिए आप ताश का पत्ते को मोड़िए तो देखेंगे ना अलग अलग लेयर बन जाएगा, सारा लेयर के ही तो बना हुआ मान सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, प्लेन है, तो नमन के बाद भी समतल ही रहती है। देखिए समतल तो नहीं रहती है, फिर इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे ना, इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इन्हीं कैलकुलेशन में आसान बनाने के लिए हम कह देते हैं कि भाई समतल ही है,
नमन के बाद भी कैसा है, समतल ही है। देखिए समतल बना दिए। तो कोई भी अनुप्रस्थ काट मतलब ए वाली है ना, अनुप्रस्थ काट मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी ए वाला पोर्शन। कोई भी, क्योंकि दो काट होता है, एक होता है आपका अनुदैर्ध्य सेक्शन, एक होता है अनुप्रस्थ काट। यदि आपको डिटेल, वैसे टाइम तो नहीं है, डिटेल वीडियो देखेंगे ना तो आपको फीलिंग आएगा, ठीक है। कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, वैसे डिटेल वाला सारा बता ही रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और नमन के बाद भी समतल ही रहती है, एजम्पशन है, नहीं रहती है, माने हैं। अर्थात न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिएगा न्यूट्रल एक्सिस उदासीन अक्ष आप जानते हैं ना। अरे भाई बीम है शुरू में जब ये बेंड हो गया, जब ये क्या हो गया, बेंड हो गया। देखिए अब हम कभी भी बेंडिंग करेंगे तो समतल ही बेंडिंग करेंगे। देखिएगा ये बेंड हो गया, बेंड हो गया, बेंड हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई, बेंड हो गया। अर्थात देखिए बेंड हो गया। ऊपर क्या है, कंप्रेशन, ऊपर क्या है, कंप्रेशन, नीचे क्या है, टेंशन, टेंसाइल है। अब बताइएगा कंप्रेशन से टेंशन में आ रहा है। अरे भाई कंप्रेशन से टेंशन में आ रहा है तो बीच में कोई ऐसा एक्सिस होगा। देखिए मैक्सिमम कंप्रेशन, इस रेशे पे मैक्सिमम कंप्रेशन, इस रेशे पर मतलब फाइबर पर मैक्सिमम टेंशन। बीच मतलब इन दोनों के बीच में कोई ऐसा एक्सिस होगा जिस पे ना ही टेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा, उसे ही हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। उसे क्या कहते हैं, उदासीन अक्ष कहते हैं। उदासीन है, ना खुशबू है ना बदबू है ठीक है। क्या है भाई, जैसे कि आप मतलब घर से आप पॉकेट मनी मंगाते होंगे 3,000 रुपये, शुरू में 3,000 रुपये है, लेकिन 3,000 से घटेगा भाई। मान लेते 3,000 क्या है, कंप्रेशन है। अब 3,000 जब खर्चा करेंगे, पार्टी वगैरह करेंगे, कोई ऑनलाइन सामान मंगाएंगे, 20-25 तारीख आते आते आपका पूरा खत्म। अब 20-25 तारीख वाले अब न्यूट्रल एक्सिस हो गए, 0 रुपये बचा। मान लेते 20 तारीख को आपके पास 0 रुपये बचा। अब 10 दिन क्या करेंगे, अब 10 दिन अब उधार मांगेंगे। पहले 3,000 था, अब धीरे धीरे घटा, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस था, धीरे धीरे स्ट्रेस घटता है। मैक्सिमम स्ट्रेस था, धीरे धीरे स्ट्रेस घटता है। आपका 3,000 था, धीरे धीरे घटा, 20 तारीख को 0 रुपया, तो भाई आपका उदासीन हो गया। अब अपने दोस्तों से मांगेंगे 1,000 दे दो भाई। अब आप जब उधार लिए तो आप टेंशन में जा रहे हैं ना, उधार मतलब टेंशन होता है। तब देखिए अब 0 आया, 0 के बाद अब -1 यानी उसका नेचर अब बदल गया। पहले प्लस में थे, अब माइनस में थे, यानी पहले कंप्रेशन था, अब टेंशन हो गया। एक ही महीने में आप कंप्रेशन से टेंशन में आए तो कहीं ना कहीं तो 0 पे आए होंगे। अरे एक ही क्रॉस सेक्शन पे हो, एक जब साइड से देखें तो क्या दिखेगा, एक ही क्रॉस सेक्शन दिखेगा नहीं, साइड से एक ही क्रॉस सेक्शन में वो कंप्रेशन से टेंशन में आ रहा है तो कहीं 0 होगा ना। उसी 0 को कहते हैं हम लोग क्या, न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष, जिस पे ना ही टेंशन होता है, ना ही कंप्रेशन होता है, ना ही प्रतिबल होता है, ना ही विकृति होता है। इसको हम बनाते हैं अच्छे से, टेढ़ा करके नहीं बनाते हैं। यानी देखिएगा एक क्या है भाई, बीम है, क्रॉस सेक्शन वाला बीम। ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका क्या, न्यूट्रल एक्सिस। अर्थात न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे विकृति बढ़ते जाएगा, जैसे से नीचे जाएंगे वैसे वैसे विकृति बढ़ता जाएगा। ये समझ गए। देखिए न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब जाएंगे ऊपर बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका नेचर दूसरा है। इसका नेचर देखिए, इसका नेचर क्या है, दूसरा है। इसका नेचर देखिए इस साइड में, और इसका मतलब इस लाइन के एक इस साइड में, इसका इस साइड में। तो समझ आया, उदासीन अक्ष से जैसे से ऊपर जाएंगे। अरे अभी हम बता रहे थे ना, देखिए ऐसा था कि नहीं था, ऐसा। तो जैसे मैक्सिमम लिखे थे यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन का, फिर धीरे धीरे घटता जाएगा न्यूट्रल एक्सिस पे 0, फिर नेचर बदल के बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो दूसरा एजम्पशन ए था। एजम्पशन थोड़ा सा क्या था भाई, एजम्पशन थोड़ा सा क्या था आपका, बड़ा था। ठीक है, चलिए क्या फायदा, तभी से हाथ से मिटा रहे थे तीसरा देखिए, तीसरा कहता है कि कार्यकारी भार पर, कार्यकारी सीमा पर लिख देंगे, कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा स्टील
खुजला रहा है भाई, गर्मी से खुजला खुजला रहा है। कंक्रीट तथा स्टील पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। प्रत्यास्थ मतलब होता है भाई इलास्टिक होते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। मतलब समझिएगा, मतलब क्या करा है, कार्यकारी सीमा, वर्किंग लिमिट वही कार्यकारी स्ट्रेस वाला, ठीक है। कार्यकारी सीमा मतलब भाई वर्किंग लिमिट, ज़्यादा लोड नहीं लगाना है, जितना परमिशन है वही परमिशन, उसी पर काम चलाना है, ठीक है। तो यानी कार्यकारी लोड लगाए हैं, ज़्यादा लोड नहीं लगाए कि सीमा के अंदर कंक्रीट तथा जो स्टील होता है वो यदि क्या होगा, कभी बेंड भी होगा तो अपने अवस्था, इलास्टिक मतलब क्या हो गया कि फोर्स हटाते ही अपने वापस अवस्था में आ जाएगा। तो इसके अंदर कंक्रीट और स्टील के अंदर नेचर है कि फोर्स हटाएंगे तो अपने आप अवस्था में आ जाएगा, यदि कार्यकारी लोड तक लोड दिए हैं तब, ठीक है। चौथा क्या होता है भाई, चौथा क्या होता है, मापांक अनुपात कितना होता है, m। मापांक अनुपात को m से दिखाते हैं। 280/3 सिग्मा cb होता है। सिग्मा cb आपको पता है क्या है भाई, कि कंप्रेशन संपीड़न बल के कारण कंक्रीट में उत्पन्न नमन प्रतिबल, क्या है भाई, नमन प्रतिबल है। बाकी मापांक अनुपात क्या है, आगे आएगा। मापांक अनुपात क्या होता है भाई, स्टील का यंग मापांक तथा कंक्रीट के यंग मापांक का अनुपात मापांक अनुपात कराता है, आगे आएगा। मापांक अनुपात का शॉर्टकट में लिखते हैं ES/EC, यानी स्टील का यंग मापांक, ई को यंग मापांक से दिखाते हैं, स्टील का यंग मापांक तथा कंक्रीट के यंग मापांक का अनुपात मापांक अनुपात कराता है, ठीक है। चलिए पांचवा क्या है, कंक्रीट तथा स्टील के बीच, कंक्रीट तथा स्टील के बीच जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड क्या होता है, परफेक्ट होता है। बॉन्ड क्या होता है मेरे लाल, परफेक्ट होता है। मतलब क्या हुआ, अरे कंक्रीट और स्टील के बीच देखिए, एक स्टील हो गया एक कंक्रीट हो गया, इसके बीच बॉन्डिंग क्या है, परफेक्ट है। नहीं परफेक्ट रहेगा तो क्या होगा, देखिए नहीं परफेक्ट रहेगा, जगह है ठीक है, नहीं परफेक्ट रहेगा, देखिए ये क्या है आपका बीम, ये क्या है आपका बीम है, ठीक है। इसमें क्या डाल दिए, स्टील डाल दिए। जब ये बेंड होगा, जब ये बेंड होगा तो क्या बेंड होगा तो स्टील क्या करेगा भाई, स्टील भी साथ साथ ही स्टील भी बेंड होगा, क्योंकि दोनों के बीच बॉन्डिंग जो है परफेक्ट है। नहीं परफेक्ट होगा तो क्या होगा, नहीं परफेक्ट होगा तो जब कंक्रीट बेंड होगा तो कंक्रीट ज़्यादा बेंड कर जाएगा, मतलब ज़्यादा खिंच जाएगा और स्टील अपने जगह पर रह जाएगा। तो बताइए इन दोनों के बीच क्या बॉन्डिंग रहेगी, नहीं रहेगी। तो इन दोनों के बीच ऐसा माना जाता है कि बॉन्ड जो है एकदम परफेक्ट है, एक कहीं जाएंगे तो साथ ही साथ जाएंगे, कहीं आएंगे तो साथ ही साथ आएंगे, ठीक है। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ठीक है। छठा क्या होता है, कार्यकारी भार पर कंक्रीट तथा स्टील का विकृति आरेख एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। विकृति आरेख क्या होता है भाई, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। है ना, इतना इसको बताना नहीं है। कार्यकारी भार पे हम काम करेंगे, ऐसा नहीं ज़्यादा लोड देना। ऐसा तो हम अभी देखे थे ना, स्टील था, मतलब स्टील का क्रॉस सेक्शन था और क्या था, एक लाइन खींचे थे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर एक सीधी रेखा। एक कंक्रीट की बात हो गई, नीचे तो कुछ है ही नहीं ना। देखिएगा हम बता रहे हैं, देखिए ये क्या हो गया, बीम हो गया, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या हो गया नीचे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर भाई सीधी रेखा मिल गई, सीधी रेखा मिल गई, ठीक है, त्रिभुज मिल गया। कंक्रीट नीचे कुछ नहीं है, नीचे स्टील ही है, बस नीचे स्टील है। आप कहेंगे सर नीचे स्टील कैसे है, क्योंकि नीचे जो आता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल आता है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या आता है, टेंसाइल आता है। और जो स्टील और जो कंक्रीट होता है वो तो टेंसाइल लेता ही नहीं है, पूरा का पूरा टेंसाइल कौन लेता है, स्टील लेता है। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे स्टील कंक्रीट है ही नहीं,
क्या आपको कंक्रीट दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि एजम्पशन पढ़ लीजिए, क्योंकि सभी तनन बल स्टील वहन करता है और नीचे स्टील है, नीचे टेंशन है, टेंशन में स्टील रहेगा तो नीचे कंक्रीट नहीं है। तो कंक्रीट तथा स्टील में क्या मिलता है? एक सीधी रेखा मिलती है, बस हो गया, त्रिभुजाकार विकृति आरेख मिल गया। ठीक है, तो एक क्या था आपका? एजम्पशन था। एक क्या था आपका? एजम्पशन था। ठीक है, बहुत यूज करेंगे। अभी तक जो हम पढ़ाए हैं, एक तो तीव्रता के अनुसार हम देखें, तीव्रता के अनुसार हम देखें प्रतिबल, और दूसरा हम क्या देखें? अभी एजम्पशन। ये दोनों हम बहुत यूज करेंगे। अभी देखिएगा, जस्ट हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आरसीसी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें देखिएगा तुरंत अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अरे मतलब कि अच्छा सा कमेंट लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन हम लोगों को कहाँ से मिलता है? हम कभी नहीं कहते हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो आप कर दिए होंगे, हमको पता है। मेरे बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी उतना रिसोर्सेज नहीं है कि आपको रेगुलर और क्वालिटी में ज़्यादा कंटेंट दे सके। अभी गरीब टीचर हैं, मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिएगा, अगला टॉपिक है सीधे भार पर आरसीसी खंडों में दिख रहा है भाई, ठीक है, आरसीसी खंडों में प्रतिबलों का वितरण, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, मेरा कोई भी वीडियो देखिएगा तो उसका कमेंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कमेंट में क्या होता है कि भाई ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर क्या होता है कि कहीं गलती से लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे, लिख देंगे ऐसा 2 2 ना 4 लिख दिए, कहीं से कि आगे हमको 6 वगैरह कहीं दिमाग रहता है, वो लिख जाता है, लिख दिए 2 2 ना 4, लेकिन लिख दिए 6। तो ये ह्यूमन एरर है, गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। वही लाइव क्लास रहता है, आप लोग थोड़ा वीडियो ज़्यादा शेयर करिए कि लाइव की व्यवस्था कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि 6 सेमेस्टर तक मोहब्बत करना है ना। हम जिस सब्जेक्ट में हम घुस गए, उस सब्जेक्ट में कोई दम नहीं रहता है, इतना हम बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं। पूरा सब्जेक्ट, पूरा आरसीसी, स्टील, एस्टीमेट, ड्राइंग, पूरा मेरे माइंड में एक लगातार खड़ा कर देंगे तो हम बोल देंगे, ठीक है। तो क्या है कि थोड़ा सा शेयर वगैरह किया करिए कि पैसा आए तो हम लाइव की व्यवस्था करें। तो कमेंट इसलिए कर रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यदि कहीं एरर हो गया तो हम कमेंट में डाल देते हैं, उसको पिन कर देते हैं और टाइम भी बता देते हैं, इस टाइम ये एरर मिस्टेक मतलब गलती से हो गई, यदि बहुत बड़ा एरर रहता है तब, ठीक है। और लड़के आपको एरर मिले तो हमको एसएमएस भी कर सकते हैं, सर यहाँ एरर कर दिए, तभी तो हम पिन कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे। बाकी हम वीडियो बना कर अपलोड कर देते हैं, हमको क्या पता कहाँ गलत मिस्टेक किए हुए हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं हमको, और कमेंट हर एक वीडियो का ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे देखिएगा क्या लिखे हैं, सीधे भार पर आरसीसी खंडों में प्रतिबलों का वितरण। देखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कॉलम है भाई, ये आपका क्या है, कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, फिक्स हो गया, इसमें हम क्या डाल दिए, स्टील डाल दिए, क्या डाल दिए भाई, स्टील डाल रहे हैं, देखिए क्या डाल रहे हैं, हाँ स्टील डाल रहे हैं। अब इसका क्रॉस सेक्शन कैसे होगा, देखिए ऐसा होगा, क्रॉस सेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। अब बताइए कितनी छड़ें डालेंगे, 1 2 3 4, सामने देखेंगे क्या दिखेगा, 2 ही दिखेगा क्रॉस सेक्शन में, मतलब कि एल सेक्शन में 2 ही दिखेगा, है ना। तो एक क्या है भाई, ये सब क्या है, ये सब क्या है, छड़ है, ये सब क्या है, छड़ है, ये भी क्या है आपका, छड़ है। इस पर हम लोड लगा रहे हैं, छोटू सा पी, जगह नहीं बचा है, क्या लगा दिया, एकदम सेंटर पे, एकदम सेंटर पे लोड लगा दिए हम, क्या, पी लोड लगा दिए, क्या लगा दिए भाई, पी लगा दिए। इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन, इसे हम कहते हैं एल सेक्शन, है ना। एक क्या है, अनुप्रस्थ काट, ये है अनुदैर्ध्य काट। अब देखिएगा, जब ये लोड लगा है
जब ये लोड लगेगा तो हमको इसको फेल करना है। तो देखिए जब लोड बढ़ाते जाएंगे तो कोई ऐसा कंडीशन आएगा, ऐसा कोई लोड का वैल्यू मिलेगा जिस पे ये जो कंक्रीट है ना, ये क्या हो जाएगा, कंक्रीट जो है यहाँ से क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। कंक्रीट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कंक्रीट क्या हो जाएगा आपका, बेंड हो जाएगा। कंक्रीट क्या हो गया, यहाँ से बेंड हो गया। देखिए कंक्रीट क्या हो गया आपका, बेंड हो गया। कंक्रीट क्या हो गया आपका, बेंड हो गया। हो गया बेंड, नहीं बेंड हुआ अच्छे से कर दे रहे हैं, क्या हो गया, बेंड हो गया। देखिए जैसे ही बेंड होगा हम इस बात को जानते हैं, क्या जानते हैं कि कंक्रीट और स्टील के बीच जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, एकदम परफेक्ट होता है। जैसे हमारे और आपके बीच बॉन्डिंग क्या है, परफेक्ट है, तभी आपको चीज़ें समझ आ रही है। कोई टीचर खराब नहीं होता, अरे जो नया पढ़ाएगा वो तो खराब ही रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस वाले टीचर खराब नहीं होते। बस क्या होता है, मेरा लैंग्वेज आपको समझ आ जाता है, बॉन्डिंग मजबूत हो गई है, हम कुछ भी बोलेंगे आपको समझ आएगा, मेरा तरीका आपको समझ आता है। 1 घंटा होने वाला है। तो देखिए दोनों स्टील और कंक्रीट एजम्पशन के अनुसार हम जानते हैं स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्डिंग क्या है, एकदम मजबूत है। तो कंक्रीट बेंड हुआ तो स्टील भी बेंड होगा। देखिए स्टील बना रहे हैं भाई, कंक्रीट बेंड होगा तो क्या हो गया आपका, स्टील भी बेंड हो गया, क्योंकि बॉन्डिंग क्या है आपका, कमज़ोर है। सॉरी, बॉन्डिंग क्या है, परफेक्ट है। क्योंकि हमको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखना, हमको मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी, फेल होगा, फेल ऐसे ही होगा भाई, कॉलम फेल ऐसे ही होगा। अब देखिएगा, यानी हम कह सकते हैं क्या कि इस्पात में जो विकृति है, इस्पात में जो विकृति है ओ कंक्रीट में विकृति के बराबर है। इस्पात में जो विकृति है वो कंक्रीट के विकृति का क्या है, आपका बराबर है, क्योंकि दोनों सेम बेंड हुआ है, क्योंकि बॉन्डिंग परफेक्ट है। यानी हम ऐसा कहते हैं, विकृति को ई से दिखाते हैं। ई किसका ई भाई, स्टील का ई, तो एस किसका ई, कंक्रीट का ई, सी हो जाएगा। हम एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं, हम एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं कि यंग मापांक इक्वल टू प्रतिबल अपान में विकृति होता है कि नहीं, प्रतिबल अपान में विकृति, प्रतिबल अपान में विकृति बच्चा जानता है भाई, मैकेनिक्स में पढ़ चुका है। हम लिखेंगे फॉर कंक्रीट, किसके लिए देखेंगे भाई, फॉर कंक्रीट के लिए देखेंगे ईसी, ईसी इक्वल टू सिग्मा एससी अपान में ईसी। तो यहाँ से ईसी का मान क्या निकालेंगे, सिग्मा एससी अपान में ईसी। इसी तरह फॉर स्टील के लिए देख लेंगे, इसी प्रकार स्टील के लिए ईएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एसटी अपान में ईएस। इसको यदि हम मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसको पुट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे भाई, इसको 1 में रख देंगे, समझिएगा। अब इसको नोटेशन समझिए। ईसी क्या है, ई मतलब विकृति, किसका, कंक्रीट का विकृति। ईएस क्या है, विकृति, ई मतलब विकृति किसका, स्टील में विकृति, ठीक है। कैपिटल ईएस क्या है, स्टील का यंग मापांक, ई मतलब यंग मापांक होता है, स्टील का यंग मापांक। कैपिटल ईसी क्या है, कंक्रीट का यंग मापांक, ये तो समझ आ रहा है। सिग्मा एससी क्या है, देखिए सिग्मा एसटी क्या है, जब लोड लग रहा था तो एस मतलब स्टील में विकृति, क्या भाई, तनन बल के कारण, किसके कारण, तनन बल के कारण, ठीक है। सी मतलब क्या है भाई, अरे देखिए ऐसा हो जाएगा, सिग्मा एससी नहीं होगा, सिग्मा सीसी अपान में सिग्मा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एससी, हाँ ऐसा हो जाएगा एससी, ठीक है। सिग्मा सीसी मतलब क्या हो गया, सिग्मा मतलब स्ट्रेस हो गया, सी मतलब क्या हो गया, कंक्रीट हो गया, और सी मतलब क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। यानी संपीड़न, देखिए कंक्रीट में कौन सा बल लग रहा है, पी दिख रहा है ना भाई, संपीड़न बल, देखिए पी दिखा देना थोड़ा बड़ा करके, पी संपीड़न बल। तो संपीड़न के कारण कंक्रीट में उत्पन्न, मतलब कि कंक्रीट बल के कारण कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल, भाई पी लोड के कारण, बल के कारण कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल है। तो सिग्मा एससी क्या है, देखिए सिग्मा एससी, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, एस मतलब स्टील, और सी मतलब कंप्रेशन। यानी बल के कारण कंक्रीट में उत्पन्न
संपीड़न प्रतिबल, सॉरी, बल के कारण स्टील में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल। तो आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे स्टील में टेंशन, मतलब स्टील टेंशन लेता है, लेकिन यहाँ तो टेंशन नहीं ले रहा है ना। यहाँ देखिए कौन सा लोड लगा रहे हैं, यहाँ कौन सा लोड लगा रहे हैं, तो यहाँ तो प्रतिबल मतलब कंप्रेशन लोड लगा रहे हैं। तो यहाँ जो कंक्रीट है, जो स्टील है, बेंड नहीं हो रहा है, तो दोनों को दोनों कौन सा लोड लेंगे, दोनों को दोनों कौन सा लोड लेंगे, संपीड़न प्रतिबल लेंगे। तो क्या स्टील हम कह रहे थे जो कंक्रीट होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिसकंसेप्शन क्या बना रहता है, जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में मजबूत होता है, और टेंशन में क्या होता है, टेंशन में कमज़ोर होता है। लेकिन जो स्टील होता है ना, वो कंप्रेशन में और टेंशन में, अरे जो स्टील होता है वो कंप्रेशन और टेंशन दोनों में मजबूत होता है। कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत, टेंशन में कम, लेकिन जो स्टील होता है वो कंप्रेशन में भी मजबूत होता है, टेंशन में भी मजबूत होता है। स्टील पर कंप्रेशन लोड दे सकते हैं, देखिए दिए हुए हैं हम। आप कहेंगे सर तो फिर स्टील ही का यूज़ करें, हम स्टील का यूज़ करें, तो पुराने ज़माने में स्टील का होता ही था। अभी देखिए रेलवे का ब्रिज वगैरह सारा स्टील का ही बनता है। तो कहेंगे दिक्कत क्या है कि हम लोग नहीं बनाते हैं। दिक्कत यह है स्टील महंगा मिलता है, स्टील का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, 7800 होता है, 7850। कंक्रीट का घनत्व तो 2500 होता है। तो स्टील क्या है, महंगा भी है, उसका घनत्व तो भी ज़्यादा लंबा आप मेंबर नहीं बना सकते, और उसको देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, पेंट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और क्या सबसे बड़ा रीज़न है, आग लग जाएगा तो पूरा स्टील तबाह हो जाएगा, 10 मंजिला पूरा ख़त्म हो जाएगा। कंक्रीट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं दिमाग में रखना है कि कंक्रीट स्टील को मैक्सिमम टेंशन में यूज करते हैं तो स्टील कंप्रेशन में कमज़ोर है। ना, स्टील दोनों में मजबूत होता है। महंगा होने की वजह से बस स्टील में इसका काम करते हैं, बाकी सस्ता में कंक्रीट का काम चला देते हैं। तो यहाँ दोनों पर कंप्रेशन लोड लग रहा है, कंक्रीट पर भी स्टील पर भी। इसीलिए कंप्रेशन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न, मतलब लोड के कारण कंक्रीट में उत्पन्न कंप्रेशन प्रतिबल, रोड के कारण स्टील में उत्पन्न कंप्रेशन प्रतिबल। स्टील में भी यहाँ कंप्रेशन स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यदि हम यहाँ रखें तो क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ रखें तो क्या मिलेगा, ES के जगह मास उठाएंगे तो मिल जाएगा आपका सिग्मा SC इक्वल टू ES, ए क्या मिलेगा सिग्मा CC इक्वल टू EC। तो देखिएगा सिग्मा SC इक्वल टू क्या हो जाता है, इसको लाएंगे सिग्मा CC को नीचे, और ES इक्वल टू क्या मिल जाएगा EC। तो सिग्मा SC इक्वल टू सिग्मा CC इक्वल टू क्या होता है M। मेरा नाम नहीं बताइए, अभी तो इसका मान हम लिखे थे एजम्पशन में, मापांक अनुपात। यही है मापांक अनुपात। क्या होता है मापांक अनुपात, अरे स्टील का यंग मापांक तथा कंक्रीट के यंग मापांक का अनुपात क्या कहलाता है, मापांक अनुपात। यानी सिग्मा SC जो होगा वो क्या होगा आपका M सिग्मा CC। अर्थात स्टील में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का M गुना होता है। देखिए स्टील ज़्यादा लोड लेगा, आप कहेंगे कैसे लोड लेगा, देखिए हम बता रहे हैं, स्टील में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का M गुना होगा। मतलब क्या होगा, देखिए प्रतिबल बराबर क्या होता है, अरे बल बटा क्षेत्रफल। तो देखिएगा बल किसका बल भाई, स्टील का बल, अपान में क्षेत्रफल A इक्वल टू M। किसका बल कंक्रीट का बल, अपान में क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल समान रखेंगे, क्षेत्रफल को यहाँ से मिटा देते हैं, यानी A आपका मिल जाएगा फार्मूला। यानी कि देखिएगा स्टील देखिए स्टील कितना, कंक्रीट 10 लोड ले रहा है, तो 10 में 5 से गुणा करेंगे, उतना ही लोड क्या लेगा, 50 लोड लेगा। भाई कंक्रीट में M से गुणा करना पड़ रहा है तब स्टील के, यानी समान। देखिए इसको हम दो तरह से करते हैं। पहले वाले को क्या कहेंगे, पहले वाले को कहेंगे कि स्टील में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का M गुना होता है। दूसरा बात इसको कहेंगे, इसको हम कहीं लिखते नहीं हैं, हम समझाने के लिए बताएं। इसी में दूसरा स्टेटमेंट होता है कि समान क्षेत्रफल के लिए स्टील कंक्रीट से M गुना अधिक लोड लेगा। दिख रहे हैं, स्टील ज़्यादा लोड ले रहा है तो स्टील दोनों में मजबूत होता है। समान क्षेत्रफल के लिए जो स्टील होता है वो कंक्रीट से कितना गुना लोड लेता है भाई, M गुना अधिक लोड लेता है। कितना अधिक लोड लेता है, M गुना अधिक लोड लेता है। ठीक है,
तो यहाँ खत्म होता है क्या, मतलब कि सीधे भार पर आरसीसी खंडों में प्रतिबलों का वितरण। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है इस वाले से, इसको याद रखना, सिग्मा एस सी इजकल टू एम सिग्मा सी सी, इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी हम जस्ट यूज करेंगे। कहाँ गया मिटाने वाला भाई? देखिए अगला हम पढ़ेंगे आरसीसी खंडों का समतुल्य क्षेत्रफल। आरसीसी खंडों का समतुल्य क्षेत्रफल, समतुल्य क्षेत्रफल। अरे फिगर मिटा दिया, वही फिगर था। चलिए यहाँ छड़ लग गया, लोड लग गया, ये छड़े हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं जो पी लोड लग रहा था उसको कौन कौन लेगा? इस पी लोड को कौन लेगा? अरे स्टील और कंक्रीट मिल के लेंगे, और कौन लेगा? आप लेने थोड़ी जाएंगे। यानी जो पी लोड ले रहा था उस पी का कुछ भाग स्टील ले लेगा और पी का कुछ भाग कंक्रीट ले लिया, बिल्कुल लेगा। पी क्या है? बल है। तो पी क्या हो जाएगा भाई? पी क्या हो जाएगा? पी एस क्या होगा? अरे स्टील का बल यानी स्टील का क्षेत्रफल, बल बराबर क्या होता है? प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। बल बराबर क्या होता है आपका? प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, यही तो होगा। तो स्टील का प्रतिबल सिग्मा एस सी, अभी मिला था कि नहीं मिला था? कंप्रेशन लग रहा है। और स्टील का क्षेत्रफल ए एस। अरे भाई पूरे स्टील का क्षेत्रफल क्या होगा? ए एस होगा। इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो पाई बाई 4 डी का स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, ए एस मिल जाएगा। प्लस कंक्रीट का में उत्पन्न प्रतिबल सिग्मा सी सी, और कंक्रीट का क्षेत्रफल क्या है? ए सी। ए सी, अरे स्टील को मिटा देंगे, बकिए जो बचा वो कंक्रीट हुआ है। ठीक है, ए सी हो जाएगा। क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन है आगे हम बढ़ाएंगे, सिग्मा एस सी इक्वल टू यहाँ कुछ दिख रहा है, एम सिग्मा सी सी दिख रहा है भाई लाल, इंटू ए एस दिख रहा है, प्लस सिग्मा सी सी इंटू ए सी। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं सर। क्या ले सकते हैं? सिग्मा सी सी कॉमन ले सकते हैं। मिलेगा क्या? एम ए एस, क्या मिलेगा? एम ए एस प्लस ए सी। इसे ही कहते हैं, ये जो छोटा सा दिख रहा है ब्रैकेट वाला, इसे ही कहते हैं समतुल्य क्षेत्रफल। ठीक है सर, इसे कहते हैं तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? समतुल्य क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट क्या है? इसका यूज क्या करते हैं? देखिए, समतुल्य मतलब उसके समान। समतुल्य मतलब उसके समान। हम पढ़ा रहे थे, आपको किसी की आदत होगी, अरे ये उसके तरह पढ़ा रहा है, वो नहीं, उसी के तरह थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। समतुल्य मतलब क्या हो गया? सो देखिएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं आप कहेंगे सर थोड़ा सा ना आप गोरे रहते तो उस सर की तरह लगते हैं, यदि आप में गोराई ऐड कर दिया जाए तो आप उस सर की तरह दिखते हैं। हम कुछ ऐड कर रहे हैं कि दूसरे की तरह बना रहे हैं, आप उस सर की तरह दिख रहे हैं। ये नहीं समझिएगा, यहाँ जो लोड था ये दोनों ले रहे थे, कंक्रीट और स्टील। तो उस लोड को भाई दोनों ले रहे थे तो फार्मूले में दोनों का प्रतिबल आना चाहिए, लेकिन इस फार्मूले में किसका प्रतिबल आया? सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का प्रतिबल आया। चीज़ें समझ आई? सिर्फ और सिर्फ किसका प्रतिबल आया? सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का प्रतिबल आया। देखिए कंक्रीट का प्रतिबल आया, आना तो दोनों, देखिए दोनों प्रतिबल आ रहा था, तब तो मानते ये दो सेक्शन है, इसमें सिर्फ कंक्रीट आ रहा है, यानी हम मान लिए कि इसमें सिर्फ क्या है? कंक्रीट है। इसमें हम मान लिए कि क्या है? सिर्फ कंक्रीट है। क्या मान लिए भाई? कंक्रीट है इसमें सिर्फ। इसका मतलब क्या हो गया? कैसे माने हैं देखिएगा। समतुल्य क्षेत्रफल किसे कहते हैं पहले समझिए। स्टील के क्षेत्रफल में m से गुणा करके कंक्रीट के क्षेत्रफल जोड़ने पर हमको क्या मिलता है? समतुल्य क्षेत्रफल। यानी जैसे स्टील के क्षेत्रफल में हम m से गुणा करेंगे ना, वो कंक्रीट का क्षेत्रफल बन जाएगा। अरे कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल है, तभी तो कंक्रीट का प्रतिबल मिला है कि नहीं? समझ आ रहा है चीज़ें? जैसे कि हम कह दें
हम कह दें कि हमारे पास 10 भैंस है, एकदम देसी भाषा हम समझा रहे हैं, 10 भैंस है और रोज़ ये 5 मतलब रोज़ ये कितना, एक भैंस जो है, एक भैंस कितना खाती है, 2 किलो खाती है रोज़। तो बताइए एक दिन में कितना खाएंगे, 20 किलो, 20 किलो खाएंगे। लेकिन हम गए भाई चारा लेने, हम घास लेने गए, इन लोगों के लिए चारा लेने गए, तो वो कहा कि भाई हमारे पास जो है, वो कहा, अगला आदमी कहा कि हमारे पास, मतलब आपको नहीं पता था कितना, वो कहा कि हमारे पास गाय का तो हिसाब है, भैंस का हिसाब नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, वो कहेगा कि हम ये जानते हैं कि जो गाय होती है ना, जो गाय होती है वो जो 2 गाय होंगी, सब जो 2 गाय होगी, जो 2 गाय खाएगी वो एक भैंस खा लेगी। वो कह देगा जो 2 गाय खाएगी वो एक भैंस खाएगी। तो वो कह देगा ना कि अच्छा ऐसा है, हमको दे दीजिए, कितना दे दीजिए, जो 2 गाय खाएगा एक भैंस खाएगा, तो हमको कितना दे दीजिए, जैसे कि क्या कह देगा है कि 2 गाय खाएगी, है ना, तो कहेगा कि हमको 20 गाय का चारा दे दीजिए, हमको 20 गाय का चारा क्या करना है, आपको दे देना है, क्योंकि जो 2 गाय खा रही थी एक भैंस खा रहा था। तो कह देगा वो हमको 20 गाय का दे दीजिए चारा। वो किस में कन्वर्ट हो गया, भैंस के चारे में। कुछ नहीं किए हैं, बस क्या किए हैं भाई हम कि कंक्रीट के स्टील के क्षेत्रफल में जैसे ही हम से गुणा किए, वो कंक्रीट के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, वो कंक्रीट का क्षेत्रफल हो गया। एग्जैक्ट नहीं बोले कि हम बना दिए, जैसे यहाँ हम बनाए थे। नहीं समझ आया, यहाँ हो सकता है यादों दिलों को ज़्यादा समझ आया हो ठीक है, मतलब क्या किए, बेसिक समझिए कि कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल से क्या किए हैं, सेक्शन को हम होमोजीनियस बना दिए हैं। सेक्शन को क्या बना दिए हैं, होमोजीनियस, थोड़ा हिल गया था, ठीक है। सेक्शन को हम क्या बना दिए हैं, होमोजीनियस बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं, होमोजीनियस। कंक्रीट का सेक्शन हो गया, किसका सेक्शन हो गया, कंक्रीट का सेक्शन हो गया, ठीक है। 1 घंटा 11 मिनट लिख लिए हैं, इस पर वीडियो को काटना है क्योंकि ये थोड़ा सा हिल गया था, है ना, थोड़ा सा क्या हो गया था, ये हिल गया था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बीम। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, टाइप ऑफ बीम पढ़ेंगे। कितना टाइम हुआ भाई, अरे यार 11 बज गया रात को। ठीक है, टाइप ऑफ बीम में बहुत कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बीम, टाइप ऑफ बीम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बीम, ठीक है। और देखिए अब टाइप ऑफ बीम क्या होता है, टाइप ऑफ बीम हम देखेंगे छड़ डालने के अनुसार। क्या देखेंगे भाई, छड़ डालने के अनुसार, यानी छड़ डालने के स्थिति के अनुसार। अब ये चीज़ें हम बता चुके हैं, स्थिति के अनुसार, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकल प्रबलित कंक्रीट धरन, एकल प्रबलित कंक्रीट धरन। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होता है, द्विप्रबलित। भूख लग गया भाई, कंक्रीट धरन, यानी पहला का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। यही लास्ट लेक्चर। अब इसके बाद एक मतलब लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ाते हैं, लेकिन भूख लग गया, पेट मरोड़ रहा है इसे, ठीक है। बिल्ली कूद रही है। सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम और डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, ठीक है। जब देखिएगा, जब रेनफोर्समेंट को, जब हम क्या कह रहे हैं भाई, जब रेनफोर्समेंट को क्या करें, जब रीइंफोर्समेंट को देखिएगा, जब रीइंफोर्समेंट को, ये बीम का मैक्सिमम एग्जांपल लेते हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। जब बीम को सिर्फ टेंसाइल जोन में, सॉरी बीम को करें, जब मेन बार को, एक क्या हो गया भाई, मेन बार। अब मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है सारा हम बता देंगे, ठीक है, डोंट वरी, अगले चैप्टर में। जब मेन बार को सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं, क्योंकि नीचे तो टेंशन मिलेगा, ऊपर कंप्रेशन मिलेगा, है ना। इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, आज इसका ड्राइंग बनाए हैं, जाइए आप लोग ड्राइंग देख लीजिए, ठीक है, फटाफट रिवीजन का ड्राइंग। जब छड़ को सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं तो उसे कहते हैं सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। और जब मेन बार को, अरे यार
जब मेन बार कोड इसी में हो गया, फंस गया। जब मेन बार को टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी डाल देते हैं, ये भी मेन बार है। जब मेन बार को टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी डाल देते हैं तो उसे कहते हैं डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। उसे क्या कहते हैं हम लोग? डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। हम पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हम नीचे ही सिर्फ डालते हैं और क्यों हम ऊपर भी डालेंगे, किस कंडीशन में सिर्फ नीचे डालेंगे, किस कंडीशन में सिर्फ ऊपर डालेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम, है ना। बीम का क्या पढ़ेंगे? एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। क्या पढ़ेंगे कल हम? एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। कल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे और कल से हम न्यूमेरिकल भी लगाना, छोटा छोटा न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। लेक्चर को थोड़ा सा शेयर करिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसको पहुंचाइए 2-4 लोगों तक कि कोई टीचर है जो फ्री में अच्छे क्वालिटी के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा है, बेसिक के साथ। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक।